हुएनसांग, ये नाम सुनते ही एडवेंचर और ज्ञान की याद आती है। 7वीं शताब्दी में चीन में जन्मे हुएनसांग एक महान बौद्ध भिक्षु, विद्वान और यात्री थे। बचपन से ही उन्हें बुद्धिज्म को गहराई से समझने की इच्छा थी। यही चाहत उन्हें भारत की धरती पर ले आई, जहां बुद्धिज्म का जन्म हुआ था। ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए हुएनसांग उस जगह से ओरिजिनल बौद्ध ग्रंथ लाना चाहते थे, जहां खुद भगवान बुद्ध ने अपने कदम रखे थे। उनका यह सफर आसान नहीं था, पर इसने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। उनका नाम चीन और भारत दोनों के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। अपने सफर में उन्होंने गोबी रेगिस्तान की रेत, पामीर पर्वतों की ऊंचाइयों और अफगानिस्तान के खतरनाक रास्तों को पार किया। 17 साल तक हुएनसांग ने भारत की यात्रा की, यहाँ की संस्कृति को जाना, विद्वानों से मिले और पवित्र बौद्ध स्थलों के दर्शन किए। हुएनसांग ने अपनी भारत यात्रा का बारीकी से दस्तावेजीकरण किया, जिससे हमें 7वीं शताब्दी के भारत के भूगोल, संस्कृति और धार्मिक स्थिति की अनमोल जानकारी मिलती है। उनकी यात्रा उत्तर पश्चिम से शुरू हुई। ऊंचे पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए वो गांधार पहुंचे, एक ऐसा क्षेत्र जहां कला और परंपराओं का अनोखा मेल देखने को मिलता था। गांधार से हुएनसांग पूर्व की ओर बढ़े और उन्होंने तक्षशिला और कश्मीर जैसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों की यात्रा की। इसके बाद वो दक्षिण की ओर गए, उपजाऊ गंगा के मैदानों में, जहां कई शक्तिशाली राज्यों का केंद्र था। अपनी यात्रा के दौरान वो कपिलवस्तु गए, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और सारनाथ, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। हुएनसांग ने नालंदा में कई साल बिताए, जो उस समय एक प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ उन्होंने खूब अध्ययन किया और एक महान विद्वान के रूप में अपनी पहचान बनाई। हुएनसांग के लिखे हुए लेख हमें 7वीं शताब्दी के भारत की एक जीवंत तस्वीर दिखाते हैं। उनके लेखों से हमें उस समय के समाज, राजनीति और धर्म के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। उन्होंने कन्नौज जैसे शहरों की समृद्धि, राज दरबारों की भव्यता और भारतीय बाजारों की रौनक का वर्णन किया है। उनके लेखन में हमें बुद्धिज्म के अलग अलग संप्रदायों, उनके सिद्धांतों, रीति रिवाजों और मठों के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हुएनसांग ने अपने लेखों में सामाजिक असमानता, गरीबों की दुर्दशा और क्षेत्रीय संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। हुएनसांग का सबसे बड़ा योगदान है वो बेशकीमती बौद्ध ग्रंथ जो वो अपने साथ चीन ले गए थे। नालंदा में कई साल बिताने के बाद वो 657 से ज्यादा बौद्ध ग्रंथों के साथ चीन वापस लौटे। हुएनसांग की देखरेख में इन ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, जिससे चीन में बुद्धिज्म के प्रसार और समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी यात्रा वृत्तांत, ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स, यात्रा साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। हुएनसांग के लेखन ने बौद्ध धर्म के ज्ञान को समृद्ध किया और भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उनकी यात्रा और विद्वता ने बौद्ध विद्वानों और तीर्थयात्रियों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिससे दो महान सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध मजबूत हुए। प्राचीन भारतीय शहरों, बौद्ध मठों और तीर्थ स्थलों के बारे में हुएनसांग ने अपने लेखों में जो विस्तृत जानकारी दी है, वो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। उनके लेखन से खोए हुए शहरों की पहचान करने और उनका पता लगाने, ऐतिहासिक घटनाओं की पुष्टि करने और भारतीय राजवंशों के कालक्रम को फिर से बनाने में मदद मिली है। नालंदा के बारे में उनके वर्णन ने 19वीं शताब्दी में इसकी फिर से खोज और खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नालंदा और हुएनसांग द्वारा वर्णित अन्य स्थलों पर हुई पुरातात्विक खोजों ने उनके लेखों की पुष्टि की है, जिससे एक विश्वसनीय इतिहासकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और दृढ़ हुई है। उनके लेखन से हमें 7वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, खासकर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में। दुनिया भर के विद्वान आज भी हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत का अध्ययन और विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें प्राचीन भारत के दैनिक जीवन की गहरी समझ हासिल